नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। देश के कई राज्य जो आज की तारीख में थोड़े बेहतर हैं आर्थिक रूप से, उसमें बिहार का नाम नहीं आता है। बावजूद इसके वहाँ के चुनाव से, बिहार के चुनाव से देश की राजनीतिक दशा दिशा तय होगी, ये अमूमन बहुत से लोग बोलते नजर आते हैं। ये दोनों बातें समानांतर एक साथ समझ में नहीं आती कि आखिरकार एक ऐसा राज्य जो कि आर्थिक रूप से कभी भी बेहतर नतीजे देने के लिए नहीं जाना गया, वहाँ की सियासत में ऐसा क्या है कि हर बार जब वहाँ कुछ नई बात होती है तो फिर वो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने की ताकत रखती है। और अब तो चुनाव सामने है, कुछ महीनों की बात है, और ऐसे में वहाँ होने वाले नए डेवलपमेंट्स, उनको लेकर ख़ास तौर पर चुनाव के संदर्भ में जो बातें हो रही हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए की स्थिरता और साथ ही साथ जो विरोधी खेमा है उसमें कितना ज़्यादा दम है, तेजस्वी और कांग्रेस एक साथ कितने हैं, ये तमाम बातें फिर से चर्चा में हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा की वजह जो बन गई है 8 जून की उस रैली के बाद जो बिहार के आरा में चिराग पासवान ने एड्रेस की थी, वो ये कि क्या 2020 का वो शमा फिर से वापस आने वाला है। वो शमा जिसमें कि इस बात को देखा गया था कि चिराग पासवान अचानक एनडीए से अलग हो जाते हैं और एक नए मॉडल के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। और वो चुनाव ऐसा लड़ा जाता है जिसमें अपनी ही सहयोगी के खिलाफ चुनाव तो लड़ा जाता है, पर सभी सहयोगियों के खिलाफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाता है, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लड़ा जाता है और जनता दल यूनाइटेड की सीटें घट जाती हैं, फ़ायदा तेजस्वी यादव आरजेडी को हो जाता है। और ये तमाम समीकरण लोग आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चिराग मॉडल दरअसल था क्या। खैर, उसके बाद स्थितियां थोड़ी बदली, उनकी पार्टी टूट गई। उसके बाद उनके चाचा पहले केंद्र में मंत्री बने, लेकिन एनडीए को लगा कि सियासी तौर पर चिराग पासवान ज़्यादा मजबूत हैं तो उन्हें अपने पाले में करने की कोशिशें हुई। चिराग पासवान तो तैयार बैठे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो 2020 में भी नहीं गए थे। उनके खिलाफ बहुत कम जगहों पर, इक्के दुक्के जगहों पर उन्होंने उम्मीदवार दिए थे। सारे उम्मीदवार तो जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ थे। वो तैयार बैठे थे और वो वापस आ गए और धीरे धीरे अपने आप को प्रासंगिक करते चले गए। और फिर वही जगह जो उनके चाचा को दी गई थी, केंद्र सरकार ने उन्हें दे दी। और इस बार जो सीटें दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें लड़ने के लिए बिहार में, उसमें उन्होंने 100% सफलता हासिल की, सभी सीटें जीत कर आए और एवज में केंद्र में मंत्री भी बन गए। लिहाजा उनके लिए कोई अब नाराज़गी जताने वाली बात तो थी नहीं। तो फिर क्या वजह थी कि 8 जून को जब चिराग पासवान आरा के रमना मैदान में भाषण दे रहे थे तो बोलते बोलते बोल गए कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। ये क्या था? 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा और वहां से लड़ूंगा जहां की जनता कहती है हमें लड़ने। यानी कि दो बातें तो बहुत स्पष्ट है। 243 सीटों पर जाहिर है वो या तो अपने दल के उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे या फिर एनडीए की ताकत में अपनी ताकत को जोड़ करके वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सभी सीटों पर एनडीए बेहतर प्रदर्शन करे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जिस सीट से जनता उन्हें कहती है चुनाव लड़ने के लिए। अब उसकी बात तो बड़ी स्पष्ट है कि वो एक सामान्य सीट से लड़ना चाहते हैं, आरक्षण या यूँ कहें रिजर्व सीट्स से नहीं लड़ना चाहते हैं। वहाँ तक तो बात समझ में आती है, पर वो चुनाव लड़ेंगे इस बात को स्पष्ट होना था, वो स्पष्ट हो गया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। 243 वाली बात में थोड़ी बहुत इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस बार उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। वो केंद्र में मंत्री हैं, जाहिर है कि उनके पास बगावत की कोई वजह है नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई वजह उनको दी भी नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके कोई इतने तल्ख रिश्ते हैं कि बगावत करने की ज़रूरत पड़े। लिहाजा वो दरअसल इसी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, मतलब एनडीए के उम्मीदवारों की जीत में वो सहयोग करेंगे। अब रहा सवाल ये कि वो खुद चुनाव क्यों लड़ेंगे?
कोई केंद्र में अगर मंत्री है और वो भी कैबिनेट मंत्री है तो जाहिर है वो राज्य में मंत्री बनने या उप मुख्यमंत्री बनने तो जाएंगे नहीं। जाहिर है कि अगर वो उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनने नहीं जाएंगे, विधायक बनने नहीं जाएंगे, तो फिर चुनाव वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ेंगे। जबकि ये कहा जा चुका है कि एनडीए के सीएम के चेहरे नीतीश कुमार ही हैं, चुनाव के बाद भी वही रहेंगे, तो ये कौन सा प्रयास है? क्या चिराग पासवान कोई ऐसी गेम का हिस्सा है जिसकी पहली परतें अभी सामने आनी शुरू हुई हैं, और दरअसल वो परत जो कि आखिर में आती है उसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने भेजना जो फर्मली बैठा हुआ है केंद्र में और जिसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी ट्यूनिंग हमेशा सेट रहती है, भले ही दूसरे एलाय ख़ास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के साथ रहे न रहे, लेकिन अभी तो उनके साथ भी सेट है। जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार से पिछले दिनों चिराग पासवान मिलकर के भी आए थे और वो दोनों की हंसती हुई तस्वीरें भी सामने आई थी। तो फिर ये कौन सा गेम है जिसके बारे में बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपको हम इसके बारे में बताएंगे, और वो ये है कि दरअसल कहानी ये है कि साल 2000 से लेकर अब तक जितने भी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं, किसी भी विधानसभा चुनाव में दरअसल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी साथ लड़े ही नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। ये एक पहली बड़ी वजह है जिसमें कि एक नए पैतरे की अब ज़रूरत शायद चिराग पासवान को है। वो इसलिए कि साल 2000 या उसके बाद 2005 के वो निर्णायक चुनाव, यूपीए में रामविलास पासवान थे, एनडीए में नीतीश कुमार थे। 2010 में वहाँ त्रिकोणीय चतुष्कोणीय चुनाव हो गया था जिसमें लालू यादव के साथ रामविलास पासवान थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे। 2015 के चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ हो गए थे और उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान आ तो गए थे बीजेपी की तरफ, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। नीतीश कुमार को सफलता मिली, लालू यादव के साथ वहाँ एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। ये तीनों चुनाव तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ा। उसके बाद 2020 का चुनाव आ गया, फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़े, और इस बार चिराग पासवान लीड कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ। वो अपने उम्मीदवारों को उतार चुके थे, 137 सीटें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतनी सीटों पर वो लड़े और उसमें से अधिकांश सीटें जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़े। तो इसका अर्थ तो बड़ा सीधा है कि अभी तक पिछले 25 सालों की जो पृष्ठभूमि है उसमें स्पष्ट है कि कभी भी जनता दल यूनाइटेड के वोटर और चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी के वोटर एक दूसरे के साथ नहीं रहे हैं। इस बार पहला ऐसा मौका होगा विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में तो रहा है मौका, पहले लड़े हैं लोकसभा चुनाव 2019 के और 2024 के, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो पहली बार होगा ऐसा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो एक दूसरे के साथ वोट करेंगे। तो जाहिर है कि ये अभी तक तो एक दूसरे के खिलाफ वोट करते आए थे, अगर साथ वोट करेंगे तो कोई वजह तो होनी चाहिए। चिराग पासवान यही वजह दे रहे हैं अपने वोटरों को कि आप एनडीए के साथ इस बार वोट करिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊं, हो या नहीं हो, ये सब कुछ जाहिर है कि वो एनडीए लीडरशिप के हाथों में है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी इतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो भी सकते हैं, जब तक कि गठबंधन नहीं चाह लेता है, और गठबंधन इस बार नहीं चाह रहा है, ये उसने स्पष्ट कर दिया है नीतीश कुमार का नाम लेकर। तो फिर बार बार इस बात को कहना जाहिर है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट उनकी अपनी थीम लाइन हो सकती है, उनका दिल्ली में मन नहीं लग सकता है, वो चाहते हैं बिहार जाकर के चुनाव लड़ना। ये सब ऐसी बातें हैं जो लगातार वो कहते आए हैं और बड़ी ईमानदारी से इस बात को सामने रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे में वजह क्या है? वजह दरअसल यही है, वजह यही है कि अपने वोटरों को एक दूसरे से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ऊपर अगर जुड़ जाते हैं और नीचे नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर उसके नतीजे बड़े प्रतिकूल बाद में चले आते हैं। लिहाजा वोटरों को एक वजह दी जाए, और तीर छाप वाले इसलिए वोट करेंगे एनडीए को क्योंकि उन्हें बनाना है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, तीर छाप यानी कि जनता दल यूनाइटेड। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वोटर इसीलिए वोट करेंगे हेलीकॉप्टर को, जो कि तीर छाप को और हेलीकॉप्टर को या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों, वो एनडीए को इसीलिए वोट करेंगे हेलीकॉप्टर वाले, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी कि हमारे नेता
चिराग पासवान सीएम बन जाएंगे, तो चलिए वोट करते हैं इनको, भले ही हम लोगों ने आज तक तीर छाप को वोट नहीं किया या हम लोग अलग रहे थे। और ये भावना को जनरेट करने के लिए हमारी बात हो रही थी कुछ एनडीए के नेताओं से। ये दरअसल इस भावना को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो जा सकती है। एक दूसरे के खिलाफ वोट करते आए हैं, साथ में वोट करने की वजह चाहिए और ये वजह दी जा रही है। एक दूसरी बात भी है, और वो दूसरी बात ये है कि बिहार में एक बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव आ रहा है कि नेता अपने कार्यकाल को पूरा कर नए लोगों के लिए जगह बना रहे हैं। तो आप ये देखें अगर, तो लालू यादव इस बार सबसे प्रमुख किरदार के रूप में नहीं है, उनके बेटे तेजस्वी हैं और वो फेड कर रहे हैं, ये सबों को पता है। रामविलास पासवान रहे नहीं, स्वर्गवासी हो गए। और उसके बाद अब नीतीश कुमार के बारे में भी बहुत सी बातें कही जाती हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर। नीतीश कुमार अपने आप में आज की तारीख में चुनावी तौर पर बड़े प्रासंगिक हैं, क्योंकि एक वोट बैंक है जिसका वो कमांड करते हैं लॉयल्टी, और जाहिर है कि उन्हें देख करके बहुत से लोग वोट देंगे। लेकिन उनकी स्थिति अगर उतनी माकूल नहीं रह जाती है तो नए चेहरे अपनी अपनी जगह बना रहे हैं, और नए चेहरों में तेजस्वी यादव एक तरफ खड़े दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी आखिरकार एक स्वाभाविक नेतृत्व भले ही अब तक नहीं ला पाई हो, लेकिन कृत्रिम ही तरीके से, या यूँ कह लीजिए कि पद देकर के बड़ा बनाने की जो एक अपनी संकल्पना होती है, तो उसमें सम्राट चौधरी को उन्होंने बड़ा बनाया है। सम्राट चौधरी कई मठों में घूम कर आए हैं। वो जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस और तमाम दलों में उनके पिता और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन आयातित नेता को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर डिप्टी सीएम का पद दे करके एक नेतृत्व बनाने की कोशिश की है। नई जनरेशन से वो भी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश में सम्राट चौधरी और तेजस्वी प्रमुख हैं, और तीसरी तरफ चिराग पासवान खड़े हैं। चिराग पासवान के साथ लोग ये कहते हैं कि उनकी एक कमज़ोर पार्टी है, उनकी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि वो पूरे बिहार में चुनाव लड़े, कम से कम आज की तारीख में तो नहीं है, और बिना गठबंधन के वो अच्छा कर भी नहीं सकती है। लेकिन उनका नेता मजबूत है, और कई ऐसे ओपिनियन हैं जिसमें कि बताया ये जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो बढ़ती चली जा रही है। और अभी पीछे इंडिया टुडे का एक जो पोल आया था उसमें बताया जाता है कि 36% वोट लेकर पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। दूसरे नंबर पर 18% लेकर नीतीश कुमार। देखिए जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, 18% ही है। 16% लेकर के प्रशांत किशोर बहुत आगे हैं। और सोचिए कि जनसुराज ने पिछले 3 साल में जिस तरह से काम किया है, तीसरा प्रमुख दल क्या जनसुराज होने जा रहा है, क्योंकि टिकटें तो 2 ही लोगों को मिलेंगी, एक एनडीए वाले को मिलेंगी, एक महागठबंधन वाले को मिलेंगी। लेकिन अगर उस कंस्टिट्यूएंसी में कोई तीसरा है जो बहुत मजबूत है, वो कहाँ से टिकट पाएगा? चुनाव लड़ने की इच्छा की या तो दमन करेगा या फिर वो जनसुराज में चला जाएगा। उसे अगर जनसुराज से टिकट मिल जाता है तो क्या बागी के तौर पर कई जगहों पर बहुत उलटफेर जनसुराज करने वाली है। और ऐसा लगता है कि नए चिराग मॉडल को जनसुराज ही प्ले करता दिखेगा। तो नए चेहरे के तौर पर वहाँ पर प्रशांत किशोर हैं जिन्हें 16% अप्रूवल रेटिंग है, और उसके बाद चिराग पासवान 10% के साथ। सम्राट चौधरी की बात करें तो मात्र 6% लोग ये मानते हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा राइज, सबसे ज़्यादा बढ़त दिखाया है चिराग पासवान ने, जो मात्र 5 या 6% पर थे पीछे, और वो बढ़ करके पहुंच गए हैं 10%। यानी कि अब उनके जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को ये लगने लगा है, और उनके समर्थकों की जो तादाद है वो है न केवल उनके अपने समाज जो पासवान समाज है उसके बीच, बल्कि एक युवा का बड़ा वोट बैंक है। और ख़ास तौर पर वो युवा जो कि उनकी जाति से भी आता है, सवर्णों से भी आता है, ये तमाम युवा उनके पीछे गोलबंद होने के लिए तैयार हैं, और शायद यही वजह है कि उनकी रेटिंग्स बढ़ रही हैं। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जिसमें पुराने पीढ़ी के नेता जा रहे हैं, नए पीढ़ी के नेता आ रहे हैं, उसकी पोजीशनिंग शुरू हो गई है। तो शायद इस बार भले ही वो सीएम पद के लिए उतने दावेदार प्रत्याशी ना हो, केवल बातें हो रही हों, लेकिन साल 2030 में भी तो चुनाव होंगे, और क्या उस वक्त चिराग पासवान वही चिराग पासवान होंगे जो आज हैं, या फिर उससे ज़्यादा मजबूत होंगे? और अगर होंगे तो क्या उस वक्त ज़्यादा
प्रभावी चेहरे के तौर पर वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करेंगे और यह प्लेटफॉर्म उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो चिराग पासवान के बारे में कही जा रही हैं। कहा यही जा रहा है कि इस बार वो बागी नहीं होने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिले और आखिर में इस बात को समझना पड़ेगा कि बार बार मुख्यमंत्री पद की बातें जो कही जाती हैं उसमें कम से कम इतना इंश्योर तो वो कर ही ले रहे हैं कि उन्हें 15-20 देकर सीटें निपटा नहीं दिया जाएगा। अपने आप को अगर वो मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी के रूप में पैकेज करेंगे, दिखाएंगे, तो जाहिर है कि उनके सहयोगी उन्हें कम से कम इतनी सीटें तो दे ही देंगे ताकि वो इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि कुछ गड़बड़ ना करे पिछली बार की तरह, 2020 की तरह, और एक सम्मानजनक सीटों की संख्या उनको शायद मिल जाए जो कि 40 के आसपास हो सकती है कि वो हो। अगर ऐसा हो जाता है तो चिराग पासवान का मकसद पूरा हो जाता है और इसीलिए मुख्यमंत्री उनके बनने की बात या 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात एक ऐसा उन्होंने पेश किया है अपनी तरफ से प्रस्ताव लोगों के बीच में जो असर दिखा रहा है नेताओं को और राजनीतिक दलों को जो खास तौर पर एनडीए के हैं, उनको इस बात का इल्म दे रहा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा सम्मान देना है, गड़बड़ नहीं करनी है। चिराग पासवान अगर गड़बड़ कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जा सकती है, बैलेंस ख़राब हो जाएगा और बैलेंस ख़राब नहीं होने देना है। चिराग पासवान खुद इस पोजीशन में आज की तारीख में नहीं है कि वो कोई बहुत ड्रास्टिक कदम ले ले। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को फिर से स्थापित किया है, लेकिन अपनी संभावनाओं को भी वो कतई नहीं छोड़ना चाहते हैं और हमेशा से जोखिम भरी राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं और शायद इस बार भी वो यही कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? आपको लगता है कि चिराग पासवान जोखिम भरी राजनीति अगर कर रहे हैं तो नुकसान भी हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि आज की तारीख में जोखिम लेने वाले नेताओं को जनता पसंद करती है? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।